हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, कैसे हो आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता है हीट एंड टेम्परेचर हमारा चल रहा था, उष्मा एवं तापमान। इसके दोस्तों नेक्स्ट क्लास हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये आप लोगों का चैप्टर है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आप लोग सभी आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता है हीट एंड टेम्परेचर हाँ दोस्तों, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? बताइए। बिल्कुल दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे, मैं आप लोगों को कंडक्शन यानी चालन पढ़ा रहा था। दोस्तों, कंडक्शन यानी चालन में मैंने आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाई थी। वो इंपॉर्टेंट चीज क्या थी दोस्तों? फोरियर्स लॉ। हिंदी में क्या बोलेंगे सर? फोरियर का नियम हम लोग बोलेंगे। बोलेंगे नहीं बोलेंगे? बताओ, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? बिल्कुल। तो इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन आप लोगों के प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। आइए हम लोग उनको सॉल्व करते हैं और आप लोग खुद बताइएगा, अगर हम लोगों ने फोरियर का नियम नहीं पढ़ा होता, फोरियर का नियम नहीं पढ़ा होता, तो क्या हम लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते? आइए देखते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये पूछा गया था 23 जनवरी वाली शिफ्ट में। ठीक है, बताइए इसका आंसर। आप लोग बताइए क्या इसका आंसर होगा, बताओ। ठीक है, और ध्यान से आप लोग देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप लोग सॉल्व कर पाएंगे, है ना? समझो बात को, क्वेश्चन को क्या बोला जा रहा है। आ जाओ, देखो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। 50.2, ठीक है, 50.2 वॉट पर मीटर केल्विन की ऊष्मीय चालकता वाले स्टील की छड़ का क्षेत्रफल इतना है और लंबाई इतनी है। दोस्तों, आइए पहले तो हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं जहां पर आप लोगों को क्या दिया गया है, एक स्टील की छड़ दी गई है। ठीक है, मैंने स्टील की ये रॉड बना दी, एक छड़ बना दी। लो, ऐसे कुछ स्टील की रॉड है, छड़ है। ठीक है, आपको क्या बोला गया है? इसका क्षेत्रफल आपको इतना दिया गया है, इतने वर्ग मीटर या इतने मीटर स्क्वायर, और लंबाई आपको 15 सेंटीमीटर दी गई है। दोस्तों, आपको जो लंबाई है ना, लंबाई ये कितनी दी गई है? 15 सेंटीमीटर आप लोगों को दी गई है। ठीक है ना? यदि छड़ के दोनों सिरों पर 300 डिग्री सेल्सियस का तापमान अंतर है, मतलब दोस्तों अगर इस सिरे और इस सिरे का टेम्परेचर डिफरेंस देखे, तापमान का अंतर देखे, तो कितना दिया गया है आप लोगों को? 300 डिग्री सेल्सियस आप लोगों को दिया गया है। तो छड़ के माध्यम से ऊष्मा प्रवाह की दर क्या है? आप लोगों को क्या बताना है? रेट ऑफ हीट ट्रांसफर आप लोगों को बताना है। देखो दोस्तों, इन दोनों सिरों के बीच में तापमान का अंतर दिया गया है 300 डिग्री सेल्सियस। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अगर ये 700 डिग्री सेल्सियस पे है, तो ये कितने पे होगा? 400 डिग्री सेल्सियस पे होगा। और आपको पता है तापमान में अंतर की वजह से हीट का फ्लो होता है, ऊष्मा का क्या होता है? प्रवाह होता है। तो आप लोगों से हीट ट्रांसफर रेट पूछी गई है। दोस्तों, क्या आप लोग इसको कल हम लोगों ने फोरियर के नियम में पढ़ा था कि? बिल्कुल सर, आपने बताया था हीट ट्रांसफर जो रेट होती है ना, ऊष्मा प्रवाह की दर, वो किसके बराबर होती है? उसका फॉर्मूला बताया था क्या? बिल्कुल सर, के यानी इसकी थर्मल कंडक्टिविटी यानी इसका एरिया, ये वाला एरिया दिया हुआ है क्या? दिया हुआ है क्या? बिल्कुल दिया हुआ है सर, 0.02 मीटर स्क्वायर। ठीक है, के इंटू ए इंटू टेम्परेचर डिफरेंस बटे थिकनेस। ये थिकनेस कितनी है? लंबाई बोल दो, थिकनेस बोल दो, आप समझ ही गए होंगे। कल हमने इसको थिकनेस बोला था, जहां पर दो फेस है ना, जिनके तापमान में कुछ अंतर था, इसके बीच को हम लोगों ने थिकनेस बोला था। यहां पर ये क्या है? लंबाई है। ठीक है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, तो 15 सेंटीमीटर को मीटर में बदल देता हूं, 15/100। आइए सारा डाटा पुट कर लीजिए और हीट ट्रांसफर रेट निकाल दीजिए। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी दी गई है, क्या उसमें चालकता है? बिल्कुल दी गई है सर, 50.2। ठीक है, 50.2। क्या आप लोगों को इसका एरिया दिया गया है? क्या एरिया दिया गया है? 0.02। क्या इनके दोनों सिरों के बीच का तापमान का अंतर दिया हुआ है? कि बिल्कुल दिया गया है सर, 300 डिग्री। ठीक है, और ये आप लोगों का दिया गया है 15/100। 100 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, चलिए दोस्तों, आंसर आप लोग बताएंगे। आंसर आप लोग बताएंगे, बताओ। पर आपको पता है हीट ट्रांसफर रेट का आपका आंसर किस में आएगा? वॉट में आएगा। वॉट को क्या लिख सकते हो आप लोग? जूल बट्टे सेकंड आप लोग लिख सकते हो। चलिए इसका आंसर बताइए, सॉल्व करके आंसर बताओ क्या होगा।
हाँ दोस्तों 1 बजे रख लेंगे, बहुत जने बच्चे बोलते सर 1 बजे रख दो, 1 बजे, ठीक है 1 बजे रख दिया, ठीक है ठीक है। अब टाइमिंग चेंज नहीं होगी, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखो सॉल्व करवाऊं मैं आपको, आ जाओ। देखो ये 300 आपका कैंसिल हो गया 15 से, कितनी बार में दोस्तों 20 बार में कैंसिल हो गया, बात सही है, यहां तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर। और बताइए, और बताइए, अब इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर कितने जूल पर सेकंड आ रहा है बताओ, सॉल्व करिए कितना आ रहा है। अब देखो आप ऑप्शन में देखोगे ना, सब में क्या दिया गया है, किलो जूल पर सेकंड दिया गया है, किलो जूल पर सेकंड दिया गया है, किलो जूल पर सेकंड, किलो जूल पर सेकंड, जबकि हम लोग जूल पर सेकंड में निकाल रहे हैं, तो इसको किलो जूल पर सेकंड में बदलने, जूल पर सेकंड में आप लोग निकाल रहे हो ना, तो इसको किलो जूल पर सेकंड में बदलने के लिए क्या कर दो, 1000 से आप लोग भाग लगा दो, अब आपका आंसर किस में आ जाएगा, किलो जूल बट्टे सेकंड में आ जाएगा, या मैं बोलूं किलो वॉट में आ जाएगा। चलो सॉल्व कर लो, कैसे करोगे, देखो सर 1 2 3, 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो गया। अब आपको 50.2 को मल्टीप्लाई करना है 0.02 से, फिर आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है 2 से। देखिए सॉल्व करिए कितना आ रहा है, सॉल्व करिए कितना आ रहा है। दोस्तों मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं, आप भी बताइए कितना आ रहा है, 50.2 गुना 0.02 गुना 2, तो क्या लगभग ये आपका 2.008 किलो जूल पर सेकंड आ रहा है क्या, या लगभग लगभग 2 बोल सकते हो, बिल्कुल आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्या आप लोगों को समझ में आया, क्या बिना फोरियर के नियम से इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते थे क्या, नहीं सर मैं सॉल्व नहीं कर सकता था। चलो आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है ठीक है, समझ में आ गई। सर आपकी मर्जी से पढ़ा लो हमको, हम पढ़ लेंगे कैसे भी, नहीं दोस्तों कोई बात नहीं, अब 1 बजे रख लेंगे ना, मतलब बहुत जने बच्चे बोलते सर 11 बजे हम टाइम नहीं मिल पाता, कोई बात नहीं, चलो 1 बजे रख लिया वापस, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा, बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बताओ, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। दोस्तों इसमें ना रेलवे ने गलत मात्रक दिया है, चलो कोई बात नहीं, आप लोग क्वेश्चन को देखोगे समझ जाओगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, आराम से देखो। देखो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 24 सेंटीमीटर की मोटाई वाली एक ईंट की दीवार है। दोस्तों एक दीवार है, ठीक है, ये एक दीवार मान लेते हैं, ये एक दीवार मान लेते हैं जिसकी जो मोटाई है, जिसकी ये थिकनेस जो है ना, ये लंबाई बोल दो जो भी आप बोलना चाहो, ये कितनी दी गई है, 24 सेंटीमीटर दी गई है, कितनी दी गई है, 24 सेंटीमीटर आप लोगों को दी गई है, ठीक है। बोला जा रहा है कि इसकी आंतरिक सतह का जो तापमान है वो कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस है, जबकि बाहरी सतह का जो तापमान है वो कितना है, 5 डिग्री सेल्सियस है। आपको पता है दोस्तों तापमान में अंतर है, तो कुल मिला के हीट का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। दोस्तों हीट किस रेट से ट्रांसफर करती है, जो हीट की ट्रांसफर रेट है उसका फॉर्मूला क्या है, के, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी इंटू ये एरिया कितना है, ठीक है, इंटू तापमान में अंतर कितना है, बट्टे ये थिकनेस, सेंटीमीटर में दी गई है, इसको मीटर में बदलने के लिए मैंने क्या कर दिया, 100 से भाग लगा दिया, बहुत बढ़िया। लेकिन आप लोग ध्यान से देखोगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आप लोग बोलोगे कि सर मुझे इसकी थर्मल कंडक्टिविटी दी गई है क्या, अरे इसकी ऊष्मीय चालकता दी गई है क्या, सर ऊष्मीय चालकता का ऐसा ही मात्रक होता है वॉट बट्टे मीटर केल्विन। देखो सर ये क्या दिया गया है, देखो सर, अरे कुछ नहीं, ये जूल बट्टे सेकंड क्या हो जाएगा, वॉट के बराबर हो जाएगा ना, तो 0.15 वॉट बट्टे मीटर केल्विन, देखो ये आ गया, ठीक है क्या, तो के आपका हो जाएगा 0.15, ठीक है। सर एरिया तो मुझे दिया हुआ ही नहीं है, क्वेश्चन में एरिया दिया हुआ है कि नहीं, देखो क्या बोला जा रहा है, दीवार के प्रति वर्ग मीटर के माध्यम से ऊष्मा के निष्कासन की दर क्या है, यानी जो हीट ट्रांसफर रेट आप लोग निकाल रहे हो ना, वो पर यूनिट एरिया निकालो, पर यूनिट एरिया निकालो, पर यूनिट एरिया आप लोग निकाल लो, यानी आप लोगों को ये नहीं निकालना, पर यूनिट एरिया निकालना है, तो एरिया से एरिया आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर बचेगा के इंटू टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, 25 और 5 डिफरेंस कितना हो गया, 20 का हो गया, बट्टे 24 बट्टे 100, ये 24 आ गया, 100 आपका चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। समझ में आ गई बात को। चलिए दोस्तों बताओ, बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा, जल्दी से बताओ, सॉल्व करके देखिए आपका आंसर कितना आ रहा है, सॉल्व करके देखिए। दोस्तों ये पॉइंट हटा दिया जिससे नीचे 100 आ जाए, ये 100 से ये 100 कट जाएगा, 20 कटा 5 से 4 से 5 बार में
24 कटा 4 से 6 बार में, ठीक है। तो कुल मिला के कितना बच गया, ये 5/6 गुना 15। ओके, समझ में आ गया। सॉल्व आप लोग कर लीजिए, कितना आएगा आप लोगों का। देखो एक चीज मुझे बताओ, अगर यह 6 होता, अगर यह मान 6 होता तो 6/6 1 इंटू 15, आपका आंसर 15 आता, लेकिन 6 नहीं है 5 है, तो आपका आंसर जो होगा 15 से थोड़ा सा कम आएगा। 15 से थोड़ा सा कम हम लोगों को ये वाला ऑप्शन नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में आ गया क्या दोस्तों, क्लियर है क्या, समझ में आ गई बात को। क्या बात है यार, सभी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोस्तों क्या आप लोग अब इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के पिछली बार आए थे। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर आप लोग फोरियर का नियम नहीं पढ़ते तो ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते, घूमते रहते कि यार पता नहीं एग्जामिनर ने क्या पूछ लिया। कुछ नहीं पूछा, सिंपली कंडक्शन का ही क्वेश्चन है, चालन का ही क्वेश्चन है। आपको पता तो होना चाहिए ना कि जो चालन जो होता है वो कैसे निकाले, उसकी हीट ट्रांसफर रेट, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं सर इस थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में, थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं। दोस्तों एक्चुअली में क्या होता है, हर पदार्थ की थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग होती है। इसका मतलब होता है हर पदार्थ में जो ऊष्मीय चालक जो हीट का ट्रांसफर होता है ना, वो अलग अलग रेट से होता है। जैसे मैंने आपको बोला कि ये मान लो आयरन का टुकड़ा था, आयरन, ठीक है, आयरन का टुकड़ा था, इसकी कुछ थिकनेस दी गई थी 15 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। इसका ये कुछ एरिया दिया गया था, कितना एरिया दिया गया था, 2 मीटर स्क्वायर। दोस्तों इसका यह वाला तापमान था, ये वाला फेस था 30 डिग्री सेल्सियस पे, ये वाला फेस जो था ना वो था 10 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, क्लियर, ठीक है। अब दोस्तों आपने लिया क्या, लकड़ी का टुकड़ा लिया, आपने क्या लिया, लकड़ी का टुकड़ा लिया। इसका ये वाला फेस था 30 डिग्री सेल्सियस पे, ये था 10 डिग्री सेल्सियस पे, ये वुड यानी लकड़ी, और ये कितने था 15 सेंटीमीटर इसकी क्या थी, थिकनेस थी। समझ में आ गई बात को, समझ में आ गई बात को, आई या नहीं आई। दोस्तों तापमान में अंतर कहां पर ज्यादा है, यहां पर सर 20 का अंतर है, यहां पर 20। तापमान में जहां पर ज्यादा अंतर होता है वहां पर हीट ट्रांसफर रेट ज्यादा होती है सर, यहां पर तो तापमान का अंतर समान है। दोस्तों इसकी थिकनेस कितनी है 15, इसकी भी 15, इसका ये एरिया कितना है 2 मीटर स्क्वायर, इसका भी एरिया 2 मीटर स्क्वायर। तो आप लोग बोलोगे कि सर दोनों में हीट ट्रांसफर रेट बराबर होगी, लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, आयरन में हीट ट्रांसफर रेट ज्यादा होती है। इसका मतलब इसमें हीट आसानी से आप लोगों की फ्लो कर रही है, यानी इसकी आयरन की है ना कैपेबिलिटी ज्यादा है, इसकी दोस्तों क्या है, इसकी बस की बात ज्यादा है कि अपने में से हीट को जल्दी जल्दी ट्रांसफर करवा देता है। तो एक्चुअली में दोस्तों हम लोग बोलेंगे इसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है, ये हीट को अच्छे से कंडक्ट करवा देगा। तो थर्मल कंडक्टिविटी बेसिकली क्या है दोस्तों, हर पदार्थ की एबिलिटी अलग अलग होती है अपने में से हीट को ट्रांसफर कराने की, और दोस्तों इसी एबिलिटी को हम लोग उसकी थर्मल कंडक्टिविटी यानी ऊष्मीय चालकता से चेक कर सकते हैं। समझ में आ गई बात को, समझ में आ गई बात को, आगे क्या बोलूं, हाँ या ना, बिल्कुल। तो आप लोग बोलोगे कि सर जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है ना, ऊष्मीय चालकता, बेसिकली थर्मल कंडक्टिविटी एबिलिटी बताता है किसी भी मटेरियल की, किस बात की एबिलिटी, टू ट्रांसफर और कंडक्ट हीट, वो हीट को कितने आसानी से ट्रांसफर या कंडक्ट कर पा रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है। अब दोस्तों मैंने आपको बताया भी था थर्मल कंडक्टिविटी दोस्तों आप लोगों की मेटल्स की सबसे ज्यादा होती है। क्यों, मेटल्स में हीट आसानी से फ्लो कर जाती है। इसके दो कारण बताओ, क्योंकि एक तो वाइब्रेशन तो कारण था ही, साथ में इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी हीट को जल्दी से कंडक्ट करवा देंगे। समझ में आ गई बात को दोस्तों। लिक्विड और गैस की थर्मल कंडक्टिविटी कम होती है, इसका मतलब यानी इसमें इतनी आसानी से हीट का ट्रांसफर नहीं हो सकता, जबकि सॉलिड में, ठोस में आसानी से हो सकता है। इसका कारण भी मैंने बताया था, ठोस में एटम बहुत पास पास में होते हैं, तो वाइब्रेशन की वजह से एक पॉइंट पे दूसरे पॉइंट पे एनर्जी जल्दी ट्रांसफर हो जाएगी। क्लियर है सर, कल का क्लास शो नहीं कर रहा दोस्तों, कर रहा होगा, हो गया होगा, है ना, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये कल भी मैंने आपको बताया था, सबसे ज्यादा आप लोगों से पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, डायमंड यानी हीरे की हो जाएगी। ये मैंने बात बताई आपको कंडक्शन की, चालन की, आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कन्वेक्शन यानी संवहन। दोस्तों संवहन हीट ट्रांसफर होता क्या है, ये बात मैंने आप लोगों को पहले भी बता दी, कोई बात नहीं, आप लोगों को फिर से बता देता हूं एक्चुअल में कन्वेक्शन होता क्या है। इस एग्जाम्पल से आप लोग समझिए दोस्तों, कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर क्या है, पानी है। कंटेनर के अंदर क्या है, पानी है। ठीक है सर, पानी है। अब क्या करें दोस्तों, जब आप लोग हीट दे रहे हो, नीचे से इसको गर्म कर रहे हो, तो पानी की जो लेयर बिल्कुल इस बर्तन के कांटेक्ट में आएगी, उसका क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, घनत्व कम हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, तो हल्का वाला पार्ट जाएगा ऊपर, और दोस्तों ऊपर की जो भारी लेयर है वो आएगी नीचे। तो कुल मिला के ऐसे आप लोगों का अंदर पानी का फ्लो होता रहेगा, तो ऊपर वाला जो ठंडा पानी है वो गर्म होता रहेगा, गर्म वाला ऊपर जाता रहेगा, तो यानी पूरा का पूरा पानी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। इसी मेथड को क्या बोलोगे, हीट ट्रांसफर के इसी मेथड को बोलोगे कन्वेक्शन, और हिंदी में आप लोग क्या बोलोगे दोस्तों, संवहन बोलोगे। क्या ये बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आई क्या। सेम आप लोग देखोगे, जैसे मान लो गर्मी का दिन है दोस्तों, जो मिट्टी होगी ना, मिट्टी काफी गर्म होती है, तो जो एयर मिट्टी के कांटेक्ट में आती है उसका भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने से डेंसिटी कम हो जाता है, घनत्व कम हो जाता है, वो हल्की होती है। हल्की चीज कहां पर उठती है, ऊपर उठती है। भारी चीज कहां पर आती है, नीचे आती है। तो यहां पर सारी एयर जो गर्म हो रही है, पूरी एयर में जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है, इस मेथड को क्या बोलोगे, कन्वेक्शन यानी संवहन बोलोगे। बोलो हाँ सर। इसके बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया विनय जी, इसके बाद में हम लोग करवाएंगे एनवायरमेंट, पर्यावरण। ठीक है, लास्ट में करेंगे हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग, क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग आपका थोड़ा सा लंबा चलेगा। समझ में आ गया, इंजीनियरिंग ड्राइंग आपका लंबा चलेगा। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए सर, डेली लाइफ में भी हम लोग कन्वेक्शन, कुछ एग्जांपल बताओ ना। अरे यार बहुत एग्जांपल बताता हूं। ठीक है, एक तो पानी गर्म करने का तो मैंने आपको बता ही दिया, दूसरा मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझो। ठीक है, क्या आप लोगों ने ज्योग्राफी में ये पढ़ा है क्या, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज पढ़ा है क्या, बताओ दोस्तों। क्या आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा है क्या, बोलो तो सही। लैंड ब्रिज जिसको थल समीर बोलते हैं, सी ब्रिज यानी जिसको समुद्री समीर बोलते हैं, पढ़ा है क्या आपने, जानते हो क्या, बताओ यार, बताओ। अरे बताओ, पढ़ा है क्या, पढ़ा है क्या। हाँ हाँ सर, पढ़ा है मैंने। दोस्तों एक्चुअली में क्या है, वो कन्वेक्शन की वजह से ही तो हो रहा है, संवहन की वजह से ही तो हो रहा है। सर नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, पढ़ाओ पढ़ाओ, वापस पढ़ाओ। आइए आपको पढ़ाते हैं, टेंशन ना लीजिए। ठीक है, 1 मिनट रुकिए दोस्तों, बताओ। सर बार बार ब्लर हो रहा है, देखिएगा थोड़ा सा। अच्छा बार बार ब्लर हो रहा है। अच्छा देखो, मैं एक बार सामने आता हूं तो ब्लर हो रहा है क्या, देखो रुको, कर लेंगे, इसका भी सेट कर देंगे, टेंशन ना लो, है ना। अरे बताओ दोस्तों, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के बारे में कौन जानते हैं, बताओ बताओ। यार बोलते ही नहीं हो आप, जवाब ही नहीं देते। आ जाओ, देखो समझो मेरी बात को। देखो एक्चुअली में क्या होता है दोस्तों, दिन के समय आप लोगों ने देखा होगा, जो लैंड होती है, जो आपकी जमीन होती है, काफी गर्म होती है। तो जो एयर होगी ना, जो उसके कांटेक्ट में आएगी, उसका टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। एयर टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से डेंसिटी कम हो जाएगी, वो हल्की होगी, वो चीजें कहां पर जाएगी, ऊपर जाएगी। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, क्लियर। दोस्तों अब बात करते हैं रात के समय,
है ना। रात के समय बात करते हैं, जो समुद्र की सरफेस होती है वो क्या होती है, क्या होती है, ठंडी होती है। तो जो एयर उसके कांटेक्ट में आएगी उसका टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो उसकी डेंसिटी क्या होगी दोस्तों, ज्यादा होगी, तो वो यहीं पर रहेगी। जबकि जो गर्म वाली होगी ना वो कहां पर आएगी भाई, गर्म वाली तो ऊपर की ओर होती है, ठंडी कहां पर आएगी आप लोगों की, नीचे की ओर आएगी। तो दोस्तों ये जो एयर का मूवमेंट होता है इसे ही तो हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिज बोलते हैं। तो लैंड पे देखा आप लोगों ने किस प्रकार की ब्रिज बन रही है, देखा या नहीं देखा बताओ, क्लियर है क्या, आ जाओ, बहुत बढ़िया, आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों, आप लोगों को ये पता है जो विंड होती है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फ्लो होती है। आपने सुना होगा कोई भी चीज हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है। तो दोस्तों जहां पर हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर से क्या लो प्रेशर, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं बोलूं यहां पर हाई प्रेशर है, नीचे नीचे हाई प्रेशर है मान लो, ठीक है, मैं बोलूं ऊपर लो प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाता है ना दोस्तों, ये भी किस वजह से जाती है, कन्वेक्शन की वजह से जाती है। ये भी एक प्रकार का कन्वेक्शन तो, ये संवहन तो है, अरे मैटर फ्लो कर रहा है, पदार्थ फ्लो कर रहा है, ये भी तो एक प्रकार का क्या है, संवहन ही है। बहुत बढ़िया, चलो आ जाओ, चलिए आगे आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सर और एग्जांपल बताओ दोस्तों। क्या गर्म ये जो गुब्बारे होते हैं जिनमें दोस्तों क्या होती है, हम लोग गैस फिल करते हैं, गैस फिल करते हैं ना, तो क्या ये ऊपर जाते हैं क्या दोस्तों, ये भी क्या है, कन्वेक्शन यानी संवहन का ही एक एग्जांपल है। दोस्तों एक चीज मुझे बताइए, रेफ्रिजरेटर जो होता है ना, प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझो, जो रेफ्रिजरेटर होता है ना वो कैसे काम करता है आपको पता है, सर बताओ। देखो मैं इधर बताता हूँ रेफ्रिजरेटर कैसे कार्य करता है। जो आपका रेफ्रिजरेटर होता है ना, ये इसके अंदर जो गर्म हवा होती है ना इसको तो बाहर भेजता है और ठंडी हवा को अंदर लेकर आता है। तो दोस्तों ये जो एयर का मूवमेंट हो रहा है ये भी क्या है, कन्वेक्शन, ये संवहन है। ऐसा मैंने क्या बताया था, संवहन में पदार्थ का आप लोगों का ट्रांसफर होता है। चलिए आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं रेडिएशन, विकिरण। दोस्तों मुझे बताओ रेडिएशन क्या होता है। सर रेडिएशन आपने बताया था कि कोई भी हॉट बॉडी होती है ना वो अपने अंदर से क्या निकालती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकालती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे निकालती है, और ये विद्युत चुंबकीय तरंगे अपने साथ में एनर्जी लेके जाती है। जिस सरफेस पे टकराती है वहां पर एनर्जी को रिलीज करती है, वो बॉडी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। बताया था नहीं बताया था, यार दोस्तों आप जवाब ही नहीं देते यार, पता नहीं क्यों परेशान होते रहते हो। सर क्या मेरा कमेंट नहीं दिख रहा है कि नीरज जी, सबका कमेंट दिख रहा है यार, ठीक है। तो आओ रेडिएशन की हम लोग बात करते हैं। तो आप लोगों को पता है दोस्तों सन जो है ना इसको टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, क्या ये अपने अंदर से रेडिएशन निकालेगा, क्या रेडिएशन क्या है सर, एक प्रकार की तरंगे होती है जो अपने साथ में एनर्जी लेके चलती है। तो क्या यह है अपने में से, क्या यह है अपने में से, क्या यह अपने में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकालेगा, क्या ये वेव्स एनर्जी लेके चलेगी, जिस सरफेस पे टकराएगी उसको क्या कर देगी, गर्म कर देगी। ठीक है, यही तो मैंने आप लोगों को बताया था रेडिएशन के बारे में। ठीक है, अब एक चीज आप लोग बोलोगे कि सर मुझे बताओ सन जो है ना इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा, तो ये तो बहुत सारे रेडिएशन निकालता होगा, रेडिएशन के माध्यम से बहुत ज्यादा हीट मिलती होगी, लेकिन सर मैं इतना तो गर्म नहीं होता। दोस्तों इसके पीछे कारण क्या है, जैसे मान लो ये पृथ्वी की सतह है, ये पृथ्वी की सतह है। अब इस पृथ्वी की सतह पर ऐसा तो है नहीं केवल आप ही रहते हो, सिर्फ और कौन रहता है दोस्तों, घास भी रहती है, प्लांट भी रहते हैं, है ना। और दोस्तों जब सन से जो रेडिएशन आते हैं वो क्लाउड से भी टकराते हैं, बादलों से भी टकराते हैं। तो सन से जो भी रेडिएशन आते हैं ना उसमें से लगभग 19% क्या होता है, जो क्लाउड होते हैं, जो बादल होते हैं, और जो एटमॉस्फेयर होता है ना, वायुमंडल होता है, मतलब बहुत सारी जो वायु होती है ना, ये क्या कर लेती है 19% को एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। समझ में आ गया क्या, लगभग 19% को। ठीक है दोस्तों, जो रेडिएशन जो आ रही है वो एक प्रकार की तरंगे ही तो है, एक प्रकार की तरंगे तो दोस्तों कुछ तरंगे होती है टकरा के वापस चल जाती है। तो लगभग 20% जो रेडिएशन होता है उसका क्या हो जाता है, परावर्तन हो जाता है। परावर्तन किसके द्वारा हो जाता है दोस्तों, क्लाउड के द्वारा, बादल के द्वारा। ठीक है दोस्तों, लगभग है ना, ये 20% का बादलों के द्वारा हो रहा है, लगभग 6% का परावर्तन हो जाता है किसके द्वारा, अरे किसके द्वारा बोलते नहीं हो सर, वायुमंडल के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, वायुमंडल के द्वारा। ठीक है, लगभग 4% का परावर्तन हो जाता है किसके द्वारा, किसके द्वारा, जो पृथ्वी की सतह है ना, पृथ्वी की सतह के द्वारा, पृथ्वी की सतह के द्वारा।
की सतह के द्वारा। समझ में आ गई बात? क्लियर है? क्लियर है सर? आज बहुत ज़्यादा ब्लर हो रहा है यार। दोस्तों एक्चुअली क्या है, कैमरे की सेटिंग अभी मैं समझ गया दोस्तों। फिर बहुत ज़्यादा बच्चे बोल रहे सर बहुत ज़्यादा ब्लर हो रहा है, ब्लर हो रहा है। दोस्तों क्लास फिर यहीं पर रोक लेते हैं, ठीक है? तो यार ब्लर हो रहा है क्या? रुको 1 मिनट यार, 1 सेकंड रुको। दोस्तों अब नहीं होगा ब्लर, है ना? अब नहीं होगा ब्लर, टेंशन ना लो, अब ब्लर नहीं होगा। दोस्तों अब ब्लर नहीं होगा, टेंशन ना लो आप, है ना? अब ब्लर नहीं होगा। प्लीज अब बताइए, अब ब्लर थोड़ी हो रहा है ना? अब ब्लर थोड़ी हो रहा है, बताओ जल्दी से, अरे बताओ। ठीक है ना? अब ठीक है ना? बहुत बढ़िया, चलो आ जाओ, चलो आ जाओ। अब आप लोग बोलेंगे सर डेली लाइफ में बताओ रेडिएशन कहां कहां पर हो रहा है? अरे यार सन से जो हीट आ रही है वो रेडिएशन मेथड से ही तो आ रही है, वो विकिरण से ही तो आ रही है। सर और बताओ दोस्तों, एक चीज मुझे बताओ, आपने देखा होगा सर्दियों के दिनों में अगर कोई गर्म चीज जल रही होती है, अगर आप लोग उसके पास में खड़े होते हो तो आपको भी हीट मिलती है क्या? उष्मा मिलती है क्या? क्यों? क्योंकि दोस्तों ये बहुत हॉट है, बहुत गर्म, ज्यादा इसका तापमान है। तो कोई भी हॉट बॉडी होती है ना, अपने अंदर से क्या निकालती है? रेडिएशन निकालती है, विकिरण निकालती है ना? रेडिएशन क्या है? एक प्रकार की वेव होती है जो अपने में एनर्जी लेके चलती है। तो ये एनर्जी आपकी बॉडी पर टकराएगी तो आपकी बॉडी पर एनर्जी रिलीज करेगी, जिससे आप लोगों को गर्मी लगेगी, उष्मा लगेगी। ठीक है, समझ में आ गया बात का? ठीक है, ठीक है, चले आगे आ जाओ, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सर, और बताइए दोस्तों, क्या आप लोगों ने सुना है कि ये जो बर्तन बनाने वाले होते हैं ना, इसके जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये ब्लैक सरफेस होती है, इसको काले कलर का पेंट कर देते हैं? क्या कभी सुना है क्या आपने? अरे देखा है क्या कि जो बर्तन होते हैं ना जिसमें हम लोग खाना पकाते हैं, उनको क्या कर देते हैं हम लोग? ब्लैक कलर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, जब आप लोग नीचे इसको क्या कर रहे हो, यहां पे लकड़ी जला रहे हो, लकड़ी जला रहे हो यानी इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ये अपने अंदर से रेडिएशन एमिट करेगा क्या? करेगा क्या? तो दोस्तों जो ब्लैक कलर होता है ना, वो बहुत ज्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। तो जो रेडिएशन है, जो एक प्रकार की तरंग है, वो क्या हो जाएगी? एब्जॉर्ब हो जाएगी इस बर्तन के द्वारा। तो फिर ये गर्म हो जाएगा, इसके अंदर जो खाना होगा उसको भी गर्म करेगा ये। अरे समझ में आ गई क्या बात को? अगर आप लोग ब्लैक कलर नहीं रखते इसको, तो जो रेडिएशन, कुछ रेडिएशन होती है इससे टकरा के वापस चली जाती है। ब्लैक कलर क्या कर रहा है? इसको एब्जॉर्ब कर रहा है। सर और बताओ, सर और बताओ, क्या गर्मी के दिनों में आप लोग लाइट कलर पहनते हो क्या? हल्के रंग के कपड़े पहनते हो क्या? क्यों? क्योंकि दोस्तों व्हाइट कलर क्या होता है? एक बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर होता है, परावर्तक होता है। तो जो रेडिएशन आती है, जो वेव्स आती है, तरंग आती है, ये इसको टकरा के वापस भेज देता है, वापस आ जाती है, ये आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होती। ये ही आप लोग गर्मी के दिनों में अगर ब्लैक कलर पहनते तो ये जो रेडिएशन आ रही है ये एब्जॉर्ब हो जाती, अवशोषित हो जाती, आप लोगों को और ज्यादा क्या लगती? गर्मी लगती। क्लियर है क्या? चले चले आगे। बहुत बढ़िया सर, पढ़ाने के लिए थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू। आ जाओ दोस्तों, और हम लोग बात करते हैं रेडिएशन के बारे में। देखो अब आप लोग बोलोगे कि सर जैसे मान लो बहुत ज्यादा कोई टेम्परेचर है, कोई बॉडी है जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, वो रेडिएशन निकालेगा क्या? मतलब रेडिएशन से भी कुछ हीट आएगी क्या? आएगी। सर हम देख सकते हैं कि उन रेडिएशन को, तो ध्यान रखिएगा, हीट ट्रांसफर जो हो रहा है ना रेडिएशन मेथड से, वो विजिबल होता है हमारी आईज को, हम लोग देख सकते हैं हमारी आंखों से। ठीक है, ठीक है। तो जब किसी पदार्थ को 500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म आप लोग करोगे ना, तो जो विकिरण, भाई अगर किसी का टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है 500, तो रेडिएशन को एमिट करेगा ही नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो जो रेडिएशन होती है ना, आप लोगों को एक लाल चमक के रूप में दिखती है, एक चमक सी, ऐसी दिखती नहीं दिखती? बताओ यार। अरे ऐसा दिखता ही नहीं दिखता? बताओ ना यार। तो अगर आप लोगों से बोला जाए कि रेडिएशन से हीट ट्रांसफर हो रहा है, इसको आप देख सकते हो क्या? आप देख सकते हो यार, इससे चमक सा नहीं दिखता कि? देखो थोड़ा सा चमक सा, ग्लो सा नहीं दिखता कि? बताओ यार, बताओ। बताओ जल्दी से। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया।
सर एक चीज मुझे बताओ, 500 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग गर्म कर रहे हैं या 500 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर है तो थोड़ा सा रेड कलर का दिख रहा है। सर अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर कर देंगे 700 800 900 तो दोस्तों जो रेडिएशन आपको रेड कलर का नजर आ रहा था वो कैसा नजर आएगा, ऐसा ऑरेंज सा येलो सा और कैसा व्हाइट सा नजर आएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर आप लोग बढ़ाते, जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है फर्नेस वगैरह में देखना आपको येलो सा व्हाइट सा आप लोगों को नजर आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब सर आपने बता दिया मेरे को हीट के बारे में, बता दिया हीट किस किस मोड से किस किस विधि से ट्रांसफर करी जा सकती है, ये भी आपने बता दिया। चलो सर अब आपने कई बार यूज करा टेम्परेचर वर्ड, टेम्परेचर। सर ये टेम्परेचर क्या है इसके बारे में तो बताया नहीं आपने। दोस्तों टेम्परेचर कुछ भी नहीं है, ये बेसिकली हॉटनेस और कोल्डनेस को बताता है। मतलब अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है इसका मतलब बहुत ज्यादा हॉट है, इसका मतलब उसमें हीट की मात्रा बहुत ज्यादा है। अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर कम है इसका मतलब क्या है, वो कोल्ड है, उसमें हीट की मात्रा बहुत कम है। तो दोस्तों टेम्परेचर बेसिकली ये बताता है कि कोई बॉडी हॉट है या कोल्ड। अगर हॉट है इसका मतलब उसमें हीट की मात्रा ज्यादा है, कोल्ड है इसका मतलब उसमें हीट की मात्रा कम है। दोस्तों इसको आप लोग मेजर कैसे कर सकते हो, थर्मोमीटर से मेजर कर सकते हो। जैसे आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है आप लोग थर्मोमीटर लगा के चेक कर सकते हो ना। तो थर्मोमीटर वो डिवाइस है जो कि क्या करती है, टेम्परेचर को मेजर करती है। बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है। अब दोस्तों टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास में अलग अलग पैमाने हैं, अलग अलग स्केल है। जैसे आप लोग लंबाई को फीट में भी नाप सकते हो, मीटर में भी नाप सकते हो, इंच में भी नाप सकते हो। वैसे ही टेम्परेचर को आप लोग किस में नाप सकते हो, सेल्सियस में भी नाप सकते हो, फ़ारेनहाइट में भी नाप सकते हो, केल्विन में भी नाप सकते हो। सर ये स्केल क्या है, अरे यार आपको लंबाई नापनी है तो जो आप इंच टेप यूज करते हो, इंच टेप वो उसमें जो स्केल होती है ना वो इंच में होती है। 1 इंच 2 इंच 4 इंच 10 इंच, समझ रहे हो। जो हम लोग बचपन में है ना, जब हम लोग स्कूल जाते थे स्केल लेके जाते थे, उसमें वो पैमाना किस में होता था, सेंटीमीटर में। 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, समझ रहे हो। तो सिमिलरली दोस्तों स्केल अलग अलग हो सकती है। सेल्सियस की स्केल हो सकती है। अब देखो ये पूरी की पूरी सेल्सियस की स्केल है जहां पर नंबर देख पा रहे होंगे 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। इसमें सर 100 सेल्सियस किसको माना है, वो टेम्परेचर को 100 सेल्सियस माना है जिसपे वाटर बॉईल करता है, जिसपे पानी उबलता है। तो हम लोग बोलते हैं ना पानी उबल जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो पानी जिस टेम्परेचर पे उबलता है उसको 100 डिग्री सेल्सियस बोल दिया, जिस टेम्परेचर पे जम जाएगा उसको 0 डिग्री सेल्सियस बोल दिया। तो इस पूरी स्केल में कितने पार्ट होते हैं, 100 पार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20, समझ रहे हो, 100 पार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल में ध्यान से आप लोग समझिएगा, जिस टेम्परेचर पे वाटर आप लोगों का जमता है उसको 32 डिग्री फ़ारेनहाइट मानते हैं, जिस टेम्परेचर पे वाटर उबलता है उसको 212 डिग्री फ़ारेनहाइट मानते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है, समझ पा रहे होंगे, ठीक है, कि 212 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर है, 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर है, और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर है, 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। ठीक है दोस्तों, जैसे वहां पर क्या था, बताओ 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 बताओ। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस, देखो समझो मेरी बात को, मैं आपको बोल रहा हूं ये सेल्सियस स्केल है 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में। मुझे बताओ कितने सेक्शन बीच में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 100 सेक्शन है। वैसे इन दोनों के बीच में टोटल कितने सेक्शन है, 180 सेक्शन हो जाएंगे ना। 212 में से 32 को माइनस करोगे, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों केल्विन स्केल। केल्विन स्केल में ध्यान रखो, जिस टेम्परेचर पे वाटर जमता है उसको हम लोग उसको कितना केल्विन मानते हैं, 273। जिस टेम्परेचर पे पानी उबलता है उसको मानते हैं 373 केल्विन। दोस्तों समझ में आ गई बात को समझ में आ गई क्या, बात समझ में आ गई क्या, बिल्कुल। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर सेल्सियस हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया, केल्विन हो गया, इन तीनों में कोई संबंध है क्या, बताओ है या नहीं है, बताओ। सर मैंने कॉल किया था लेकिन उठाया नहीं, मैसेज नहीं किया, रिप्लाई नहीं मिला, तो क्या करे BM चौहान जी, अब क्या करे हैं, अब क्या करे। कॉल किया था उठ नहीं पाया, तो एक ही कमेंट को 1000 बार एक बच्चा एक ही कमेंट कर रहा है। अरे इधर पूछो ना क्या दिक्कत आ रहा है, पढ़ाई से रिलेटेड मैं बताऊंगा ना। कुछ टेक्निकल इशू, इस नंबर पे कॉल कर लो, आ जाएगा कॉल बैक, टेंशन ना लो।
टीम भी लंच पे होगी यार, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन क्यों लेते हो आप लोग। पढ़ाई से रिलेटेड दिक्कत है कि सर ये सब वो यहां पर कर लो। एक ही कमेंट कर रहा है बीएम चौहान जी, सर मैंने कॉल किया लेकिन किसी ने उठाया नहीं, मैसेज किया रिप्लाई नहीं किया, अब क्या करे। तो यही कमेंट करते रहोगे क्या पूरी क्लास में। ठीक है ठीक है, आ जाओ दोस्तों। बिल्कुल टेम्परेचर को आप लोग तीन चीजों में मेजर कर सकते हो, सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में, केल्विन में। तो आइए इनमें रिलेशन हम लोग समझते हैं। देखो दोस्तों, ये रिलेशन होता है C/5 बराबर F -32/9 बराबर K -273/5। सर पहले तो ये समझो बीच में ये R क्या है। दोस्तों जैसे आप लोग टेम्परेचर को सेल्सियस में नापते हो, फ़ारेनहाइट में नापते हो, केल्विन में नापते हो, वैसे ही आप लोग किस में मेजर कर सकते हो, एक और होता है रूम ईयर, उसमें भी मेजर कर सकते हो। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है सर, इन चारों में कुछ संबंध है क्या। बिल्कुल दोस्तों ये संबंध है। सर ये समझ ही नहीं आया। दोस्तों अगर आपको सेल्सियस और केल्विन में रिलेशन निकालना हो तो इसको और इसको बराबर कर दो। अगर आप लोगों को सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रिलेशन निकालना हो तो इसको और इसको बराबर कर दो। अगर आपको फ़ारेनहाइट और रूम ईयर में रिलेशन निकालना हो तो इसको और इसको बराबर कर दो। बात समझ में आ गई क्या। बात समझ में आ गई क्या। नहीं सर समझ में नहीं आई, आ जाओ। मैं आपको बोल रहा हूं 80 डिग्री फ़ारेनहाइट को रूम ईयर में बदलो, आर में बदलो। बताओ कैसे करोगे। आर में बदलो, रूम ईयर में बदलो। इसको क्या बोलते हैं, रूम ईयर बोलते हैं, रूम ईयर। रूम ईयर बताओ, बदलो बदलो। तो कुल मिला के आप लोगों को फ़ारेनहाइट और रूम ईयर में रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट कितना था, 80 था, तो एफ का मान रखो 80। तो 80 -32/9 बराबर R/4 आप लोग कर दो। समझ में आ गई। ये इधर 80 को मल्टीप्लाई करो 4 से 8 तो 320 हो जाएगा। 32 को मल्टीप्लाई करो 4 से कितना हो जाएगा, 4 8 128 हो जाएगा ना। हाँ 128 हो जाएगा सर, बराबर 9R। यहां से आप लोग R को कैलकुलेट कर लो, क्या दिक्कत है। आ जाएगा आ जाएगा। नीरज कुमारी जी भी ब्लॉक कर दूंगा, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे। क्या निकाल लोगे क्या, निकाल लोगे क्या। ठीक है, निकाल लोगे क्या। आ जाओ दोस्तों। क्या और भी तरीका है क्या, फ़ारेनहाइट सेल्सियस। अब देखो आप कई कई बुक में देखोगे ऐसा लिखा होगा, ये क्या है सर समझ ही नहीं आया। अरे देखो ना यार, इधर देखो, देखो C/5 बराबर F -32/9 बराबर K -273/5 था ना। अगर सेल्सियस और केल्विन में रिलेशन निकालना हो तो इसको और इसको बराबर करोगे। दोस्तों 5 से 5 पड़ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा, K बराबर C + 273, ये आ जाएगा ना। तो केल्विन और सेल्सियस में रिलेशन निकालने के लिए आप लोग सिंपली ये यूज कर सकते हो। मतलब मैंने आपको बोला 40 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलो, तो क्या करोगे आप लोग, क्या करोगे दोस्तों, केल्विन में बदलने के लिए क्या करोगे, सेल्सियस में 273 ऐड कर दोगे। 40 में 273 आपने ऐड कर दिया। ठीक है, तो 7 और 4 11, 2 और 1 3, 313 केल्विन। समझ में आ गई बात को। सर संवहन में न्यूमेरिकल नहीं आता कि, नहीं संवहन में नहीं आता है ना, केवल कंडक्शन में आता है, चालन में आता है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से पूछूं सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रिलेशन निकालो तो दोस्तों इन दोनों को बराबर कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, C बराबर 9/5 गुना F -32। 9/5 को क्या लिख सकते हो, 1.8, तो 1.8 इंटू F -32। ठीक है, तो आप ये अलग से याद मत रखो यार, अलग से याद मत रखो, बस आप तो ये याद रखो, ये याद रह जाएगा, आप लोग कोई सा भी सॉल्व कर लोगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। टेम्परेचर के बारे में आपको समझ में आया होगा, सेल्सियस फ़ारेनहाइट केल्विन में नाप सकते हैं। अब दोस्तों यहां से जो ये स्टार्ट होगा ना, कैलोरीमेट्री। आपको एक चीज बताऊं आज के बाद, बताऊं क्या, हीट एंड टेम्परेचर में जो आपके क्वेश्चन आए थे प्रीवियस ईयर में, 80% क्वेश्चन इसी से आए। 80% असली चैप्टर यहां से स्टार्ट होगा।
ये स्पेसिफिक हीट क्या होता है, विशिष्ट ऊष्मा, हीट कैपेसिटी, ये सब यहां से स्टार्ट होगा। 80% क्वेश्चन यहां से आते हैं दोस्तों आपके। ठीक है दोस्तों, इसको करेंगे हम लोग नेक्स्ट में। आपको पता है मंडे टू फ्राइडे अपनी क्लास होती है, मंडे को करेंगे इसको 1 बजे। समझ में आ गया? देखो आपका क्या बचा है, हीट एंड टेम्परेचर आपका हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे एनवायरमेंट यानी पर्यावरण, फिर हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, फिर उसके बाद में ऑक्यूपेशनल सेफ्टी बचा होगा, कंप्यूटर बचेगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग बचेगा। ठीक है, तो दोस्तों जैसे जैसे सिलेबस होता जा रहा है प्लीज आप लोग रिवाइज करिए, वरना आप लोग काफी पीछे रह जाओगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है सर। 80F को कैसे आर में बदले हैं, नहीं समझ में आया। देखो ऐसे समझो ना, एक जना बोल रहा सर 80 फ़ारेनहाइट को अगर मुझे रूम ईयर में बदलना है तो कैसे बदले। मैंने क्या बताया, C/5 बराबर F माइनस 32/9 बराबर K माइनस 273/5 बराबर R/4 होता है। किस किस में रिलेशन निकालना है, फ़ारेनहाइट में और रूम ईयर में। तो फ़ारेनहाइट और रूम ईयर इनको बराबर कर दो, इसको बराबर कर दो। ठीक है, फ़ारेनहाइट कितना दिया गया है, 80 दिया गया है, तो रख दिया 80 माइनस 32/9। आर निकालना है ना, कितने आर के बराबर कितने रूम ईयर के बराबर है, तो निकाल लो, बस गणित लग रही है, सोल्व कर लो। समझ में आ गई बात को? चलिए ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।